अगर कोई साथी ऑनलाइन हो तो मुझे बता दीजिएगा कि क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको। कृपया मैसेज में नीचे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। अच्छा, थैंक यू सो मच कॉमरेड सुशील लाड, जो हमारे महाराष्ट्र के कॉमरेड है, उन्होंने सिग्नल दिया है कि आवाज़ ठीक से आ रही है। तो सबसे पहले अभी साथी सारे ऑनलाइन आ रहे हैं। मैं मेरा जो छोटा सा आपसे मैं जो बातचीत करना चाहता हूँ मैं अभी शुरू करता हूँ। सबसे पहले एआईएसएफ बिहार के राज्य सचिव और हमारे नेशनल सेक्रेटरी कॉमरेड शिवम भैया, सॉरी कॉमरेड सुशील भैया, उन्होंने मुझे आपके सामने बातचीत रखने के लिए ये प्लेटफॉर्म दिया है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। और आज के दौर में सोशल मीडिया का क्या इम्पोर्टेंस है ये सब आप जानते हैं। आप सभी 21st सेंचुरी के यूथ है, आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया की अहमियत इस दौर में क्या है। और आज मैं आपके सामने सोशल मीडिया के जो उपयोगिता है और उसके जो दुष्परिणाम है उसके बारे में आपसे बातचीत करने के लिए मैं आप यहाँ पे उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। कॉमरेड्स, हम लोग एक राजनीतिक संगठन है। मैं आज का जो मेरा पूरा विवेचन है, मैं इसमें सोशल मीडिया और बेसिकली पॉलिटिकल जो संगठन रहते हैं या फिर सामाजिक संगठन रहते हैं उनके लिए सोशल मीडिया कितनी अहमियत रखता है इस पर में आज का मेरा पूरा फोकस रहेगा। और हमारे लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं आगे जाके और किस तरीके से हमें आज ज़रूरत है। आज पैंडेमिक हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी महामारी आज पूरी दुनिया में हम लोगों को देखने को मिल रही है। शायद ये आने वाले समय में हमें इतनी बड़ी महामारी कभी देखने का मौका ना मिले, या फिर आज हम सब संगठन के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम लोग किस तरीके से अपना जो ग्राउंड लेवल का काम है उसको टिका के रखें और किस तरीके से हम लोग इस पूरे माहौल में अपनी जो लड़ाई है, जो फांसीवाद हमारे देश में आ चुका है, जो सत्ता में है, उनके खिलाफ हमारा जो संघर्ष है, हम किस तरीके से उसको आगे जाके उसको हम लोग और अच्छी तरीके से बढ़ा सके। तो ये हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इसके मामले में हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में रहने वाला है। तो इसलिए हम सब संगठन जो है एआईएसएफ को भी इस मामले में पीछे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मुझे खुशी है कि एआईएसएफ बिहार ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। अलग अलग संगठन के अलग अलग नेता यहाँ पे अपनी बातचीत रख चुके हैं और एआईएसएफ के अलग अलग कार्यकर्ता जो है वो भी यहाँ पर बातचीत रखते रहते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ कॉमरेड्स। एक बात मुझे हमेशा से खटकती रहती है कि किस तरीके से मैं जब बात करता हूँ बहुत से हमारे कॉमरेड्स से, तो बहुत से कॉमरेड्स क्या उनका एक कहना रहता है कि सोशल मीडिया जो है वो सेकेंडरी है, सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, और सोशल मीडिया जो रहता है वो इतना कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ग्राउंड लेवल का जो काम रहता है, ग्राउंड लेवल काम ये सुपीरियर है। और ग्राउंड लेवल का काम अगर होगा नहीं तो ये सोशल मीडिया वगैरह ये सब चीज़ें तो मतलब कुछ मायने नहीं रखती। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ग्राउंड लेवल का जो काम रहता है हमारा, जो ज़मीनी स्तर का जो काम रहता है, वो हमें भूल के नहीं चलेगा। उसको हम लोग सोशल मीडिया से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि सोशल मीडिया को अगर हम लोग इग्नोर करते चले तो मुझे लगता है कि आज के दौर में हम इन सब से पीछे रह जाएंगे। मतलब आज हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे दुनिया में सोशल मीडिया का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। जो राजनीतिक संगठन है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनके पॉलिटिकल कैंपेन्स में हम लोग देख सकते हैं, या फिर कोई सोशल कैंपेन भी हो
तो उसको किस तरीके से सोशल मीडिया पे प्रोपोगेट किया जाता है वो देखने वाली बात रहती है, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए आप उन तमाम लोगों तक पहुंच सकते हो जो आपके सिंपैथाइजर है, एक तो आपके अगेंस्ट है, एक तो या फिर आपके साथ है, या फिर आपको सिंपैथाइज करते हैं। ऐसे तमाम लोगों तक आपको पहुंचने का मौका सोशल मीडिया देता है। और सोशल मीडिया का जो इसेंस है वो यही इसेंस है कि ये डिसेंट्रलाइज मीडिया है, ये डिसेंट्रलाइज मॉडल है जिसमें कोई भी बंदा कोई भी चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो या फिर संगठन के लेवल पे हो, वो अपनी बात रख सकता है और इसके ज़रिए हम लोग अपना काम और इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। कॉमरेड, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ कि किस तरीके से सोशल मीडिया आज के दौर में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है। ये कोई नई बात नहीं है, आप सब लोग जानते हैं कि जिस टाइम में हमारे यहाँ पे फांसीवादी सरकार बनी, जब नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में पहली बार आई, तो उस प्रचार में किस तरीके से सोशल मीडिया का कैंपेन इम्पोर्टेंट रहा है। मतलब अगर आप अगर थोड़ा रिसर्च कर ले या फिर आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाल ले तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सोशल मीडिया मैनेज किया गया था जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी, और उस सरकार ने किस तरीके से मतलब सरकार में आने के लिए सोशल मीडिया ने कितना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। मतलब अगर आप इन्फॉर्मेशन निकाले तो आपको पता चलेगा कि ऐसे बहुत से फेसबुक पेजेस थे जो इससे पहले बीजेपी या फिर किसी भी राइट विंगर को सपोर्ट ना करने वाले ऐसे पेजेस थे जिनको लाखों लोग फॉलो करते थे। उन पेजेस ने रातों रात अपने नाम बदल लिए, उन संगठनों ने उन पेजेस ने रातों रात अपने नाम बदल लिए और अचानक से वो नरेंद्र मोदी सपोर्टर्स बन गए या फिर बीजेपी सपोर्टर्स बन गए। और इन सब पेजेस ने एक भारी मात्रा में जो बीजेपी का कैंपेन था, अब उस कैंपेन को सपोर्ट किया है। बस ये सोशल मीडिया की बात, ये फेसबुक की बात नहीं है, तो हर एक प्लेटफॉर्म पे, मतलब अगर आप देखेंगे कि गूगल पे पेड एड्स देना, या फिर हम लोग देख सकते हैं कि ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, इन सब चीज़ों पे कॉन्स्टेंटली बीजेपी का कैंपेन चल रहा था। और इन सब कैंपेन्स के थ्रू एक ही संदेश देने का बीजेपी का एक प्लान था कि वो था कि इस देश में अपोजिशन, इस देश में हमसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है। उस टाइम पे आपको पता होगा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो था, अन्ना आंदोलन, जिसके वजह से देखा जाए तो आज हम लोग बोल सकते हैं कि बीजेपी सत्ता में आई। उस कैंपेन ने तब की जो सत्ता में पार्टी थी कांग्रेस, उसको इतना डैमेज कर लिया था कि उस डैमेज को भरना लगभग उनके लिए इम्पॉसिबल था। और जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने जो एक ग्राउंड तैयार करके दिया था बीजेपी के लिए, और उसको वो कैच करने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। उनको पता था कि अगर हिंदुत्व का एजेंडा अगर हम लोग सामने रखेंगे तो शायद हमें वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए डेवलपमेंट का एजेंडा सामने रखा। और जो अपोजिशन थे, जैसे कांग्रेस था, तो अपोजिशन जो लीडर्स थे उनको अलग अलग तरीके से उनको बदनाम किया गया, वो भी सोशल मीडिया से किया गया। मतलब आप जानते हैं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उनको किस तरीके से पप्पू करार दिया गया, और उनके अलग अलग वीडियोस, कौन कौन से स्टेटमेंट्स उनको मॉर्फ करके, उनको एडिट करके सोशल मीडिया में वायरल किया गया और दिखाया गया कि देखो ये तो कितना बड़ा पप्पू है, अगर इसको वोट दोगे तो फिर देश का क्या भवितव्य हो सकता है, क्या भविष्य हो सकता है। इसलिए इस तरीके से कैंपेन मैनेज किया गया और बीजेपी सत्ता में आई। और बीजेपी सत्ता में आने के बाद भी एक और स्टेट था कि जहाँ पे सोशल मीडिया का अभूतपूर्व इस्तेमाल किया गया, और जिसके कारण उस स्टेट में उस पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता में आना संभव हुआ। वो स्टेट था दिल्ली। आप जानते हैं कि जिस इलेक्शन में एक रिकॉर्ड बनाया आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर बने, वो जो कैंपेन था, उस कैंपेन में बीजेपी की जो पेड मशीनरी थी सोशल मीडिया की, उसको आम आदमी पार्टी ने अच्छे से टैकल किया। और क्योंकि बात ये सिंपल सी बात थी दोस्तों कि दिल्ली एक ऐसा शहर है कि जहाँ पे सोशल मीडिया और स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बात बीजेपी को भी पता थी और ये बात आम आदमी पार्टी को भी पता थी, और ये बात कांग्रेस भी जानती थी कि किस तरीके से सोशल मीडिया इस सारे इलेक्शन के माहौल में रोल प्ले कर सकता है। तो उन्होंने इतना इफेक्टिवली इस्तेमाल किया है इन सब चीज़ों का कि उनको सत्ता में आने के लिए एक मौका मिला। सत्ता में आने के लिए उनको लोगों को कन्विंस करने के लिए एक आसानी हुई। ये कमाल था सोशल मीडिया का। तो दोस्तों, सोशल मीडिया में मतलब बहुत लोग पूछते हैं कि क्या सत्ता में आने के लिए
या फिर सामाजिक और राजनीतिक बड़े बदलाव के लिए सोशल मीडिया क्या सच में बड़ा रोल प्ले कर सकता है? तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सोशल मीडिया का रोल हम लोग ऐसे उसको कम ज़्यादा ना आपे, मतलब सेकेंडरी ना रखें। मुझे लगता है कि हमारे संघर्ष में सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमें पूरे करना चाहिए। ग्राउंड लेवल का जो काम है उस पर तो हमें काम करना ही है, लोगों तक हमें पहुंचना ही है। अपना जो ग्राउंड का कनेक्ट रहता है वो शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन सोशल मीडिया को इग्नोर करना कि आज के दौर में किसी भी संगठन को, और ये लेफ्ट के संगठनों को तो बिल्कुल ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये एक बड़ी बात है कॉम्रेड। और देखा जाए तो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये, अगर आप थोड़ा इनका हिस्ट्री पढ़ने का कोशिश कीजिए कि किस तरीके से सोशल मीडिया का जन्म हुआ, तो आपको पता चलेगा कि वो 1990s की बात थी। लेट 90s में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स धीरे धीरे आगे आना शुरू हो गए, और फिर उसके बाद में फिर उनका जो पॉपुलरिटी था वो बढ़ता गया, कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे बढ़ता गया। 2007-8 के दौर में हम देखते हैं कि फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स आने लगे कि जो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन गए। तो ये अगर आप चाहे तो ये इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे या फिर कहीं पे भी आपको ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है। फेसबुक के साथ ही एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है। मतलब फेसबुक तो एक है ही कि जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस रहता है हमेशा, लेकिन स्पेसिफिकली पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म है ट्विटर। मतलब आप देख रहे हैं कि अभी फ़िलहाल जो यूजीसी के गाइडलाइंस हमारे आउट हो चुके हैं, और उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा जो छात्र है वो अपना गुस्सा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो गलत है। पैंडेमिक के टाइम में कंपलसरी एग्जाम्स को बोलना कितना गलत है, ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने का ये सब एजेंडा है जो कितना एंटी पुअर है, एंटी स्टूडेंट है। तो ये सब जो पूरा कैंपेन है आज वो ट्विटर पे चालू है कॉम्रेड्स। मतलब आप देख सकते हैं कि ट्विटर एक ऐसी जगह है कि जो कॉन्स्टेंटली पॉलिटिसाइज रहती है, और ट्विटर ट्रेंड करवाना या फिर ट्विटर में अपना एजेंडा आगे रखना, मतलब कोई एक ट्रेंड चलवाना। मतलब मैं आपको एक बता दूं कि किस तरीके से लोग काम करते हैं। मतलब एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा है कि मैं देख रहा था कि किस तरीके से ये ट्विटर वॉर फिलहाल कोविड के टाइम में ज़्यादा चलने लगा है। कि एक ट्रेंड चालू था कि आरक्षण मौलिक अधिकार है, ये एक ट्रेंड चालू था, और कुछ समय बाद शायद पता नहीं जो राइट विंगर्स है उन्होंने आरक्षण के खिलाफ एक कैंपेन चालू कर दिया, और दोनों में एक मुकाबला चालू होने लगा कि कौन से ट्वीट ज़्यादा होते हैं, कौन सा जो हैशटैग रहता है वो सबसे ऊपर पहुंच सकता है, कौन सा हैशटैग नेशन वाइड ट्रेंड हो सकता है, और कौन सा हैशटैग पीछे रह सकता है। वो ये सब फाइट उस टाइम पे चालू हो गई थी। तो ये ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्विटर के ज़रिए एक पॉलिटिकल वॉर चालू रहती है। एक्चुअली ट्विटर का अगर एक मायने देखे जाए तो ये भी है कि बहुत बार जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हमारे मुद्दों को भाव नहीं देती। ये हमारा हमेशा से एक बहुत लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि जो प्रोग्रेसिव लोग हैं या फिर जो लेफ्ट लीनिंग है कि मीडिया जो है वो बहुत बायस्ड रिपोर्टिंग करती है, और जो लेफ्ट के जो संगठन है या फिर जो प्रोग्रेसिव संगठन है उनकी जो बात है वो प्रॉपरली आगे नहीं रखती है। तो ऐसे मामले में ट्विटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम लोग कोई टॉपिक अगर हम लोग ट्रेंड करवा पाए नेशन वाइड, तो उसको मीडिया को भाव देना पड़ता है। मतलब बहुत ज़्यादा ना हो तो कम से कम उसको रिपोर्टिंग तो होता है कि ये हैशटैग आज दिन भर ट्रेंड में रहा, या फिर ये हैशटैग आज उस पर लोग बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक इफेक्टिव कैंपेन हो सकता है। जैसे आपको एक बता दूं कि हम लोगों ने AISF नेशनल सेंटर का ये इनिशिएटिव था कि 1 मई को मे डे जब रहता है तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था रिसेंट कि जो 8 घंटे का जो काम रहता है उसको 12 घंटे किया जाए। ये जो नोटिफिकेशन था इसके अगेंस्ट AISF ने एक कैंपेन चलाया। एक कैंपेन था कि नो टू 12 आवर्स, कि 12 घंटे की नौकरी हमें नहीं चाहिए। नो टू 12 आवर्स एक कैंपेन चल रहा था। उसके बाद में इनएक्ट बनेगा भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो हमारा जो AISF और AIYF का एक ब्रेन चाइल्ड है। तो वो 2 कैंपेन्स हम लोगों ने रन किए थे, तो उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। उस कम से कम मे डे के दिन ये बात सामने आई कि अरे 12 आवर्स का वर्किंग डे हो रहा है तो ये कितना गलत है, और 12 आवर्स का वर्किंग डे कितना एंटी लेबर है, कितना इनह्यूमन है। ये सब चीज़ें तब सामने आने लगी और बहुत से लोगों ने उसमें स्पॉन्टेनियसली पार्टिसिपेट किया। सो उस दिन का ये एजेंडा रहा। उस दिन का हम लोगों ने एजेंडा तय किया ट्विटर पे कि नहीं, हम लोग मे डे के दिन बात करने वाले हैं
कि हमें 12 आवर्स काम नहीं चाहिए, हम लोग ये सहन नहीं करने वाले। सो इस तरीके से कॉमरेड्स ये सब कुछ कैंपेन्स सोशल मीडिया पे चलते हैं, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बस वॉलंटरी लोग नहीं करते, मतलब जो सामाजिक संगठन है वो वॉलंटरी करते होंगे, लेकिन जो बड़े पॉलिटिकल पार्टीज है उनके पास आपको पता होगा कि एक सिस्टमैटिक आईटी सेल्स रहते हैं। जो आईटी सेल्स अलग अलग तरीके से अपने अपना कंटेंट जो रहता है, अपने अपने जो व्यूज़ रहते हैं उसको प्रोपोगेट करने का काम करते हैं। वो बहुत सिस्टमेटिकली होता है, मतलब शायद हम लोग उसका मुकाबला ना कर पाए, क्योंकि वो जो मशीनरी है वो इतनी ज़्यादा वेल इक्विप्ड है, मतलब उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उनके पास लोग हैं, उनके पास पैसा है। आप जानते होंगे ऐसे बहुत लोग ट्वीट जो करते हैं उनको पैसे दिए जाते हैं, आप सब जानते होंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पेड ट्रोल्स हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं। तो ये सब जो मशीनरी है उसको जवाब देना, मतलब उसको हराना तो बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि हम लोग कम से कम अपने तरीके से हम लोग अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपनी जो लाइन है संगठन की, या फिर अपने जो विचार है उसको हम लोग आगे मतलब बेशक उसको हम लोग प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये सब तो कैंपेन्स की बात रही कॉमरेड की, किस तरीके से हम लोग कैंपेन कर सकते हैं। तो ये मेरी कोशिश थी कि आपको बताने की कि किस तरीके से सोशल मीडिया आज के दौर में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, और उसके साथ ही कुछ उसके दुष्परिणाम भी है। आप सब जानते हैं कि किस तरीके से आज सोशल मीडिया के माध्यम से फेक न्यूज़ का प्रसार होता रहा है, और किस तरीके से बहुत घरों में, मतलब हम लोग बोलते हैं इसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, कि जो नॉलेज हमें कहीं पे मिलती नहीं लेकिन वो व्हाट्सएप पे मिलती है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी रहती है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कारण बहुत से लोगों में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग धारणाएं उनके मन में बैठ जाती है। जैसे कि अभी देखा जाए तो जैसे आपको मैंने कुछ टाइम पहले बताया कि किस तरीके से राहुल गांधी को पप्पू करा दिया गया, या फिर जब अरविंद केजरीवाल ने फर्स्ट टाइम जब चीफ मिनिस्टर की पोस्ट छोड़ी तब उस टाइम में उन्हें भगोड़ा करा दिया गया। तो और जब कन्हैया का जो पूरा मुद्दा सामने आया 2016 में, तो उसके बाद में किस तरीके से जेएनयू को देशद्रोही करार दिया गया। और इसके जो फॉरवर्ड्स है हमने देखा है कि किस तरीके से जो गलत वीडियोस थे उन्हें व्हाट्सएप पे जानबूझ के फैलाया गया, कि जिसके कारण बस जेएनयू नहीं, बस एआईएसएफ नहीं, या फिर बस मतलब एक पूरे विचारधारा को क्रिमिनलाइज करने का काम उस दौर पे बीजेपी आईटी सेल हो इन सब लोगों ने किया। क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरीके से कन्हैया का केस जो था वो फ्रेम किया गया। दिल्ली पुलिस का ही ये जांच रिपोर्ट था जिसमें उन्होंने कहा कि 27 में से उनको 24 जो वीडियोस थे जो कथाकथित जहाँ पे देश विरोधी नारे लगे थे जेएनयू में, वो 27 में से 24 वीडियोस थे वो जो फेक थे। मतलब अब मुझे तो लगता नहीं कि कोई भी आदमी टाइम पास में ऐसे फेक वीडियोस क्रिएट करेगा, है कि नहीं। मतलब अगर सोची समझी अगर साजिश है तभी जाके कोई आदमी फेक वीडियो तैयार करेगा, क्योंकि उसमें जो वीडियो एडिटिंग थी वो काफ़ी अच्छे दर्जे की भी थी। सामने वाला चेहरा किसी और का है, पीछे वाली आवाज़ किसी और की है, आवाज़ में कुछ गड़बड़ी की गई और ऐसा दिखाया गया कि देश विरोधी नारे लगे। और ये सब जो वीडियोस थे ये बस व्हाट्सएप पर नहीं रहे, एक्चुअली व्हाट्सएप तक ये सीमित नहीं रहे। ये जो वीडियोस थे ये मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी प्ले किए, और ये मेन स्ट्रीम मीडिया में जब ये बात चली गई तो ये सबसे ज़्यादा, मतलब ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग रहा, क्योंकि बहुत से, मतलब उसके बाद में कई चैनल्स ने अपोलॉजी भी प्लेस की, लेकिन उसका कोई बहुत से लोगों ने जब जो देख लिया था उसको बिलीव कर लिया था। और यही चलता रहता है आज भी। कोविड के दौर में आप देखते हैं कि व्हाट्सएप पे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन जो मिलती है उसको हम लोग सही समझते हैं, और उसको हम लोग, मतलब मेरे कई दोस्त हैं, मेरे पहचान में ऐसे बहुत लोग हैं, आपके पहचान में ऐसे बहुत लोग होंगे कि जो ऐसे फेक न्यूज़ को बहुत आराम से वो मतलब वो उसको सच समझ लेते हैं। एक व्हाट्सएप ने एक आई गेस सर्वे कुछ ये किया था कि व्हाट्सएप या फिर फेसबुक ने एक सर्वे किया था कि इंडियंस में फेक न्यूज़ को सही समझने का, मतलब फेक न्यूज़ को मानने का जो ये है, इंडियंस में रेशियो शायद ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा है। उनका ऐसा कहना था कि हम लोग बहुत इमोशनल लोग हैं और हम लोग फेक न्यूज़ को बहुत मतलब उसको हम लोग सच मान लेते हैं। तो इस तरीके से व्हाट्सएप पे काम चलता है, आपने उसको देखा है। लेकिन ये और इससे एक और बात है कि जो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा खतरा आगे जाके हमें उसका फेस करने को मिल सकता है, वो ये बात यह है कि सोशल मीडिया का जो डेटा रहता है, मतलब आप और मैं सोशल मीडिया पे जो सर्च करते हैं, मैं और आप गूगल पे जब सर्च करते हैं, अभी आपने एक ऐड देखी होगी गूगल की,
तो वो बोलते हैं कि आप बस गूगल का ऐप ओपन कीजिए, आपको आपके जो पसंद की जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाई देंगी। ये है क्या ना, मतलब गूगल को कैसे पता कि हम क्या चाहते हैं? एक सिंपल सा सवाल है कि गूगल को कैसे पता है कि हम क्या चाहते हैं? तो बहुत आंसर बहुत सिंपल है कि गूगल क्या करता है। तो गूगल, आप जो सर्च करते हैं, तो सर्च करने के बाद एक तो आपका जो आईपी एड्रेस रहता है, आप कहाँ से सर्च करते हैं वो पता रहता है। आपका बहुत बार ईमेल आईडी लॉगिन रहता है, तो उनको पता चल जाता है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। मतलब अगर मैं विराज देवांग, अगर मैं कम्युनिस्ट पार्टी को हमेशा सर्च करते रहता हूँ, तो उनको समझ जाता है कि ये बंदा तो लेफ्ट वाला बंदा है। या फिर मैं अगर AISF को सर्च करता रहता हूँ, तो उनको पता चल जाता है कि ये लेफ्ट वाला बंदा है। तो इन्फॉर्मेशन उनके पास स्टोर हो जाती है, और मैं क्या सर्च करता हूँ उसके हिसाब से मुझे जो चीज़ें हैं वो दिखाई जाती है। जब मैं गूगल ऐप मेरा ओपन करता हूँ, जैसे अभी मैं अगर यूजीसी का सर्च कर रहा हूँ कॉन्स्टेंटली, तो मुझे यूजीसी की न्यूज़ पहले दिखाई देती है। तो मतलब ये सब डेटा उनके पास स्टोर रहता है। और ये डेटा का जो प्राइवेसी है, ये प्राइवेसी बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत लोगों ने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि ये जो डेटा है इसकी बिक्री होती है, इसकी बिक्री पॉलिटिकल पार्टीज़ को होती है। ये मामला जब डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन में खड़े थे पहली बार, उस टाइम पे ये मुद्दा आया था कि फेसबुक ने और इन सब कुछ कंपनियों ने, मुझे याद नहीं कौन सी कंपनी है, लेकिन कुछ कंपनीज ने ये डेटा जो था यूएस का उसको सेल किया था। उसके ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन को पता चला था कि ये किस तरीके से हमें लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, कौन से लोग उनके साइड में है, कौन से लोग उनके अगेंस्ट है, हमें किस तरीके से अपना कैंपेन रन करना चाहिए। तो ये सब डेटा उनके पास अवेलेबल था। तो ये बहुत, मतलब जैसे अभी ये गूगल का है वैसे ही फेसबुक का है। आप देख सकते हैं कि अगर आप कॉन्स्टेंटली कोई चीज़ अगर सर्च करते हैं आपके सर्च इंजन में, तो वही चीज़ आपको दिखाई देती है। आप एक जस्ट एक ट्राई करके देखिएगा कि ये सच में होता है क्या। आपको पता चलेगा कि ये कितना डेंजरस है। आने वाले समय में डेटा प्राइवेसी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि फेस ऐप जैसा एक एप्लीकेशन निकला है, जिसमें हम लोग अपना फ़ोटो लगा के अलग अलग कुछ लोगों का फ़ोटोज़ तैयार कर सकते हैं। तो अगर मैं लड़का हूँ तो मेरी लड़की की फ़ोटो वहाँ पे प्रिपेयर हो सकती है। या फिर जैसे कुछ टाइम पहले आप देख रहे हैं कि लोग अपने पुराने फ़ोटोज़ निकाल रहे थे कि 10 ईयर्स एगो मैं, मतलब 10 साल पहले मैं ऐसा दिखता था। लोग अपने फ़ोटोज़ शेयर करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अपना जो डेटा है ये फेसबुक के हाथ में या फिर सोशल मीडिया साइट्स के हाथ में हम लोग दे रहे हैं कि भाई 10 साल पहले मैं ऐसा दिखता था और 10 साल पहले का मेरा ये फ़ोटो है, आपका ये फ़ोटो है। ओके, तो ये जो डेटा है वो हम लोग अपने हाथ से हम लोग लोगों को दे रहे हैं। सो इस पर तो हमारा कोई रोक नहीं है। लेकिन जब आगे जाके प्राइवेसी का जब सवाल उठेगा, अभी मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन प्राइवेसी पे कुछ MPs है पार्लियामेंट में, उन्होंने सवाल उठाए थे। तो ये प्राइवेसी का जो मुद्दा है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आगे आने वाले समय में रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सोशल मीडिया के दुष्परिणाम भी बहुत है, इस पर बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग सोशल मीडिया के यूज़ करने के बाद उनका स्ट्रेस बढ़ता है। अलग अलग साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी देखा जाए तो सोशल मीडिया के एक्सेसिव इस्तेमाल से हमें देखने को मिलते हैं। इस पर काफ़ी रिसर्चेस है, काफ़ी लोगों ने इस पर स्टडी किया है। तो सोशल मीडिया कई मायने में अच्छा भी है, कई मायने में बुरा भी है। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक संगठन या फिर सामाजिक संगठनों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपने काम को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें इफेक्टिवली करना चाहिए। और अगर हम लोग ये अच्छे से करते रहे तो मुझे लगता है कि इसका जो रिजल्ट है वो हमें हमारे जो नए लोग हैं उनको हम तक पहुंचने में काफ़ी आसानी हो सकती है। सो ये सब चीज़ें हैं कॉमरेड्स, मैंने ट्राई किया है आपके सामने रखने का कि सोशल मीडिया के उसकी उपयोगिता क्या है, उसके दुष्परिणाम क्या है। दुष्परिणाम भी बहुत है, उपयोगिता भी बहुत है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम लोग उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मुझे खुशी है सच में इस बात की कि AISF बिहार का जो रिस्पांस मिल रहा है फेसबुक पेज को वो बहुत ही अच्छा है। मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था कि कितने अच्छे से फॉलोअर्स और जो पेज के जो है AISF बिहार के वो काफ़ी बढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस उसको मिल रहा है। तो आप सब लोगों को एक बार बहुत बहुत मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ सुशील भाई का, और उसके साथ ही AISF बिहार की पूरी टीम का कि जिन्होंने मुझे आज अपनी बात रखने का मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप सबसे फिर एक बार किसी और विषय पर मुलाकात होगी, आप सबसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। आप सबको मैं जय भीम लाल सलाम करता हूँ और अपनी बात यहाँ पे रखता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।